have now discussed that क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया. हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट वाज आवर लास्ट टॉपिक. हमने मनरेगा डिस्कस कर लिया. हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड optimally utilize the resources of any specific or any particular region. Now we are going to study that what are the different sectors of employment. Basically, broadly, all the employments are categorized as, there are two categories of all the employment. First category is the organized sector employment. मैं बताऊंगा what is organized sector employment. And the second category is unorganized sector employment. ऑर्गेनाइज्ड को हम लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज इट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल ये स्पेलिंग सही है इनफॉर्मल की. दिस स्पेलिंग इज करेक्ट. ये स्पेल सही है इनफॉर्मल. ओके ओके. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाम से ही पता चल रहा है हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. फॉर्मल में हमें तहजीब, तमीज, है ना, डिसिप्लिन, डेकोरम, है ना, डिग्निटी, जो भी चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट वगैरह सबको मेंटेन करना पड़ता है फॉर्मल लेटर में. बट इनफॉर्मल में हम कुछ भी लिख देते हैं. जैसे सपोज हम फादर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं. हे ब्रो, व्हाट्स अप. लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यू कांट राइट हे ब्रो लाइक काइंड ऑफ थिंग. सो ये नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस बेसिकली क्या होगा. देखिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैं कैसे बताऊंगा. आई विल जस्ट टेल यू द डिफरेंस. और अगर आपको डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए या फिर उसके फीचर्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, देन यू कैन टेक अप दैट क्वेश्चन. ठीक है. वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर and what is the opposition or what is the contrary on in that feature which constitutes the unorganized sector. Done. So let us talk about the first feature. In organized sector, the terms and condition of employment is fixed. किस टर्म और कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट करना है, दैट इज फिक्स. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब दिया गया है किसी फैक्ट्री में, अगर आपसे कहा गया है कि आपको 8 बजे आना है और जाना कितने बजे है, शाम को 4 बजे, तो ऐसा नहीं होगा कि एक महीने काम करवाने के बाद वो मैनेजर बोलता है कि नहीं अब से तुम आओगे सुबह 6 बजे और जाओगे रात में 10 बजे. दिस कांट बी डन. सो दिस इज देयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फिक्स्ड एंड there will be assured employment. एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है. ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन आपसे काम करवाए और 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी आपको, तब तक का सैलरी नहीं मिलेगा. सो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज देयर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. दीज आर लार्जली scattered and small units of employment which are outside the
purview of government and no terms and conditions applied. Although they have also terms and condition, वो आपको जॉब पे रखेंगे terms and conditions के साथ, but they can modify that according to their own comfortability or favorability. So this is the basic difference in between organized and unorganized sector. Let us see what are the other differences. ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए क्या होता है कि दे आर रजिस्टर्ड with government. They are registered with government, so they abide by का मतलब होता है फॉलो, ठीक है. They abide by all rules and regulations, all rules and regulations. जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हुए दे डोंट फॉलो. ऑल्दो दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, RNR लिख दिया है मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए. ऑल्दो दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशन बट डोंट फॉलो. कोई फॉलो वॉलो नहीं करता रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है. उसके बाद और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं इसमें देखिए. देयर इज फिक्स्ड आवर ऑफ there is fixed hour of there is fixed hour of service कि कितने देर आपको सर्विस देना है, that is fixed. And extra payment is made if any ओवर टाइम. अगर ओवर टाइम होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है. अदरवाइज देयर इज अ फिक्स्ड आवर कि इतने से इतने घंटे ही आपको काम करना है, उससे ना ही ज्यादा होगा ना ही कम, उतनी देर में आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज नो फिक्स्ड आवर. ऐसे मैं लिख देता हूं नो सच प्रोविजन. नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. चलिए और कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, है ना. ऑर्गेनाइज सेक्टर में और क्या हो सकता है. देयर आर द प्रोविजंस लाइक पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस फैसिलिटीज. पेंशन का भी कई जगह प्रोविजन होता है. यू कैन सी इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पेंशन etc. There is a provision of payment of gratuity, provident fund is there, then insurance facilities are there, pension facilities are there. जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा आपको, उनको पेंशन मिलता है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलती है. प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि आपके सैलरी में से कुछ एक पार्ट गवर्नमेंट रख लेगी और उसको एज एन इंश्योरेंस वो साइड में करती जाएगी और वो आपको कब मिलेगा, जब आपका रिटायरमेंट होगा तब. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर इन प्रोविडेंट फंड. इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलती है आपको, LIC वगैरह से जोड़ देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आपके सैलरी का कुछ एक पार्ट ऑटोमेटिकली उस इंश्योरेंस कंपनी को देती जाएगी और वो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. फिर नो सच प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है. फिर आप ये यू विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि सर तब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जॉब करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जाएं क्यों. बट द थिंग इज द रियल प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट मैं एक डाटा आपको बताता हूँ
approximately 97% of the total job is unorganized in India and approximately 1.8 to 2% only. इसमें भी कुछ exceptions ही हैं. इतना फिर भी आप मान you can assume that 1.8 to 2% of the total jobs available in our market or Indian economy is organized sector. Done? ठीक है, ओके कुछ एक और इसके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस. देयर इज, अच्छा ये नीचे दिख रहा है मेरे ख्याल से, नीचे दिख रहा है. हाँ, एक और पॉइंट तो लिखा जा सकता है ना, एक और पॉइंट तो लिखा जा सकता है. ओके, सो देयर विल बी proper working condition and safety measures. प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दिया जाएगा, इन्वायरमेंट, वर्किंग प्लेस का इन्वायरमेंट सही रहेगा, ठीक है, और सेफ्टी मेजर्स भी प्रॉपर दिया जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी एम्प्लॉय को कुछ करने में तो उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी उस जगह पर. सो बट दिस काइंड ऑफ प्रोविजन नॉट अवेलेबल. यू कैन जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर लाइन टू ऑल दी फीचर्स. एक और फीचर मैं बता देता हूँ इसके बारे में. हेयर इट कांट एडजस्ट बट आई कैन राइट ओवर हेयर, सो यू कैन सी. दिस इज द 6th वन. देखिए प्रॉपर फैसिलिटीज में और क्या क्या आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी प्रोवाइडेड क्वार्टर फैसिलिटी. क्वार्टर फैसिलिटी, you can be provided safe drinking and sanitation facility in the working place. ठीक है, क्वार्टर में तो आपको जो जो एमिनिटीज एंड जो जो कंफर्टेबिलिटी दिया जाएगा उस रजिस्टर्ड सेक्टर की तरफ से वो तो मिलेगा ही मिलेगा. उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन होगा. उसके बाद सेफ इन्वायरमेंट एटसेट्रा. दीज आर नॉट अवेलेबल इन दिस. दीज आर नॉट, ऐसा नहीं कहीं भी हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो आपको गारंटी नहीं करेंगे कि हम लोग ये सब क्वार्टर फैसिलिटी देंगे, सेफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन होगा, ये सब वो गारंटी नहीं करते हैं. एग्जाम्पल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज टू. एग्जाम्पल के लिए यू कैन राइट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, government employees, then registered industries and factories. जो भी गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज है, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कैन यू टेल मी. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे तो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप. शॉपकीपर्स, अनऑर्गेनाइज्ड में और क्या क्या आ जाता है. फार्मर्स, अभी आपने देखा कि फार्मर्स तो 44% है, मतलब 44% तो ऐसे ही हो गया अनऑर्गेनाइज्ड. सोचना क्या है आपको. फार्मर्स हो गए, और इसके बाद जो भी अदर है ना सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं, ये सब भी होते हैं. फिर ऑर्गेनाइज्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल ये गवर्नमेंट ही होगा. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम प्राइवेट ऑल्सो, जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड है ना. रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रिलायंस लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड. बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं वो लोग भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कई, बट क्योंकि उनको काफ़ी सारे कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं ना, तो दैट्स वाई दे डू नॉट क्लेम देमसेल्फ एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर. पर उसके बाद उनको फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. फिर देर आर सम, चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब तक के क्लास 10th लेवल के लिए इतना इज़ इनफ. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है. सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस नाउ.
समझ आ गया? कोई और कहीं भी दिक्कत नहीं है इसमें? नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल? चलिए, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. डन? डन? ओके. चलिए, अब एक दो टॉपिक छोटे छोटे हैं दैट वी कैन टेक अप इन 5-6 मिनट्स. अच्छा, आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर? आपने रिसोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना. पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स थे अगर आपको याद आ रहा है तो. फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक होता है. सो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो तो आपको पता है. व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? तो ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव सेक्टर, सब पढ़ना है ना. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी सेक्टर्स हैं हमारे पास सब हमें इसमें पढ़ना है. पब्लिक सेक्टर में क्या कौन कौन से आते हैं? बेसिकली दीज आर द गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट का जो होता है, गवर्नमेंट इसके लिए फैसिलिटीज देती है, गवर्नमेंट जॉब देती है, गवर्नमेंट का पूरा स्कीम होता है एम्प्लॉयमेंट का, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो कि इसमें फुलफिल होते हैं. फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट है गवर्नमेंट का. फिर उसके बाद और क्या होता है? पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, है ना. और भी काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, जितने भी हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, उसके लिए भी काफ़ी सारे एक्ट्स हैं. सब इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस, all rules and regulations of गवर्नमेंट, है ना. इसको हम लोग ब्रॉडली बोलते हैं लेबर लॉज. सारे लेबर लॉज अप्लाइड होंगे इसमें. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करते. देयर मोटिव इज वेलफेयरिज्म. ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या क्या है? रेलवे, ठीक है. तो रेलवे प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करती. ऐसा नहीं होगा कि रेलवे में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अब रेलवे बंद हो जाएगी, ठीक है. रेलवे इज ओनली मेड फॉर द कंफर्टेबिलिटी एंड द वेलफेयरिज्म ऑफ द कॉमन पीपल. कोई भी प्राइवेट वेंचर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकता अपने पास. इस वजह से रेलवे को गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया. अदर इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसको भी नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर नहीं इनटेक करेगी, ठीक है. देयर आर सम हाइड्रो पावर प्लांट्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, बट नॉर्मली इलेक्ट्रिक जनरेशन इज ऑल्सो द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट. रेलवे इज द फुल मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. फिर काफ़ी सारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं. देर आर मैनी गवर्नमेंट बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल SBI, PNB, ये सब आपको पता है. दे आर दी गवर्नमेंट बैंक्स एंड विच आर ओन्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक. वो सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर इसका जस्ट ऑपोजिट. दीज आर द प्राइवेट ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज. डन. ये सारे लॉज होते तो हैं बट दे डोंट फॉलो. देयर मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग. उनको प्रॉफिट से मतलब है, वेलफेयर हो नहीं हो, प्रॉफिट घटेगा वो बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है. और कुछ नहीं चाहिए उनको. इसमें एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल
जितने भी शॉपकीपर्स, मतलब जो भी कंपनीज हमारे पास हैं, रेस्ट ऑफ जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है मार्केट में, सब के सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं. सो दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. इफ यू वांट टू नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन. इसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक जो रह जाता है, हम लोग जल्दी से, दिस इज डन. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. ओके. एक छोटा सा टॉपिक हम कर लेते हैं, एक जो है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैन यू टेल मी. ऐसा मत बोलिएगा कि सारे के सारे काम गवर्नमेंट ही करेंगे, हम क्या करेंगे. बट ऑल दो है ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि चेंज बिगिंस फ्रॉम अस. हमें चेंज होना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी. मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वोट करके गवर्नमेंट को चेंज करना है. चेंज बिगिंस विथ अस. ओके, बाय द वे हमारा टॉपिक क्या है. क्या था टॉपिक, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. क्या लगता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की. दंगा फसाद हो तो उसको खत्म कर दे. क्या क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, टेल मी. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. एनी गेस. देखिए हम लोग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ रहे हैं. यू डोंट हैव टू से कि सर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें कोरोना है तो हम लोग घर पे बैठे रहें और सब्जी वगैरह ला करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहुंचा दे. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें बिना कोई काम किए पैसा दे दे, है ना, बिना कोई जॉब वॉब किए पैसा आते रहे घर पे, हम लोग आराम से बैठ के खाएं. डू यू थिंक दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. क्या काम है गवर्नमेंट का. एक चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स के तरफ नहीं जाएंगे. ऐसा नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम इस्टेब्लिश हो, ये सब बात नहीं करेंगे. तो इन इकोनॉमिक्स व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी. देखिए गवर्नमेंट शुड टेक अप ऑल द बिग वेंचर्स. गवर्नमेंट को वैसे सेक्टर पे हाथ जमाना चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर इज इनकैपेबल और दे कांट डू बिजनेस इन दैट सेक्टर. फॉर एग्जांपल रेलवे में इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर इस पे हाथ ही नहीं लगा सकता. ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. और दूसरी बात, देर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स. तो उस पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए. सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट शुड implement welfare schemes for the कॉमन पीपल. वेलफेयर स्कीम में ऐसा नहीं हो कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि साग सब्जी पहुंचा दे गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ, ये वेलफेयरिज्म नहीं हुआ. वेलफेयर स्कीम मतलब हुआ एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी कर दे गवर्नमेंट, एजुकेशनल फैसिलिटीज, है ना. जो भी गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स हैं उन सब स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो. उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज को उसको अच्छा कर दे गवर्नमेंट. हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन्हेंसमेंट. और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, लो इंटरेस्ट loans to farmers and small
स्केल इंडस्ट्रीज, उन लोग को लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड कर दे। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है, जनरेशन कर सकती है। और वेलफेयर स्कीम के नाम पे पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स चला सकती हैं, है ना, जिससे पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल बीपीएल इज वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन शॉप से चावल, गेहूं, चीनी, सॉल्ट, किरोसिन ऑयल, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, उसको बहुत कम दाम पे या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सो दीज आर दी वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट की और क्या है, और क्या करवाना चाहिए? सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मेंटेनेंस, और जो लोग पुअरर सेक्शन एंड अनडेवलप्ड रीजन्स, पुअरर सेक्शन एंड अनडेवलप्ड रीजन का ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए उनको, है ना। जो रीजन बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी चाहिए, स्कीम्स बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है? गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बहुत चीज़ें हो सकती है, बट आप भी तो कुछ कीजिए, सारे गवर्नमेंट ही करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो और हम क्या देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की? सोशल सिक्योरिटी तो हमने कर ही दिया। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करेंगे। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अगर विमेन का अपलिफ्टमेंट होगा तो इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। काफी सारे जगह में क्या होता है कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क, वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड देयर होम, है ना, फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस और यू नो जॉब और एम्प्लॉयमेंट। तो बाय मेंटेनिंग द सोशल सॉरी बाय मेंटेनिंग द सोशल सिक्योरिटी, अगर विमेन भी जॉब में आएंगी, विमेन का भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में, तो प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? इट विल इंक्रीज आवर जीडीपी। अगर मेन के साथ साथ विमेन भी काम करने लगेंगी तो जीडीपी में कितना ग्रोथ हो जाएगा हमारी कंट्री के। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड यू नो इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। और काफ़ी सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ये मोर और लेस हम लोग एक ब्रॉड वे में देख सकते हैं। सो दिस मच इज आवर चैप्टर। एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि मैं नहीं चाह रहा कि छूट जाए, बट चलिए उसको मैं बता देता हूं बस, कि हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ गए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को टू सिक्योर देम? तो वेज जो मिनिमम वेज पॉलिसीज है उनको करवा दे, उसमें इम्प्लीमेंट करवा दे। प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बना दे गवर्नमेंट, है ना। और है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल यू नो एम्प्लॉयमेंट, वो सारे रूल, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करवा दे स्ट्रिक्टली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दिस कैन बी इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। दिस मच इज द होल चैप्टर। तो समझ आ गया? इतना डन है? चलिए फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दिस मच इज आवर चैप्टर।